अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने CS 302 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की ये लास्ट वीडियो बना रहे हैं। मैं पहले 3 वीडियोस के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने नोट्स से सारी बता चुकी हूँ। ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम 39 से 45 लेक्चर कवर कर लेंगे। तो अगर आप मेरी बस ये 4 वीडियोज़ ही देख के पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है अच्छी CGP आपकी आ जाएगी। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, ठीक है। Memory element is used in sequential circuit are relatively small and store few binary bits of information। जो मेमोरी होता है इसके अंदर हम जो है डाटा को बिट्स को स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है वो बाइनरी जो मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है उसके अंदर हम बिट्स बाइनरी बिट्स जो बाइनरी डाटा होता है उसको स्टोर करते हैं। वो 1 होता है या 0 होता है, तो जो है उस लिहाज से हम डाटा स्टोर करते हैं। तो वो मेमोरी के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं बिट्स की फॉर्म में, तो वो होता है मेमोरी। उसके बाद आ जाता है लार्ज मेमोरी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक लार्ज मेमोरी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। मेमोरी स्टोर डाटा इन यूनिट। जो मेमोरी है वो डाटा को यूनिट के अंदर स्टोर करती है। दैट हैव 1, 4, 8 और हायर नंबर ऑफ बिट्स, जो कि 1 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 या उससे ज़्यादा बिट्स के भी हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा इज अ बिट। जो यूनिट बाइनरी डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट होता है। बिट के बाद आता है निब्बल जो 4 बिट के ऊपर होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ 4 बिट आर कॉल्ड निब्बल। उसके बाद जो 4 बिट से ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ 2 4 बिट्स, मतलब 4 और 4 का अलग सेट और 4 का अलग सेट, उसको हम निब्बल्स कहते हैं। और जो होता है ना कलेक्शन ऑफ 8 बिट, उसको कहते हैं 1 बाइट। उसके बाद है ई स्टोरेज एलिमेंट ऑफ अ मेमोरी कैन एदर स्टोर आज लॉजिक 0 और लॉजिक 1 इज कॉल्ड सेल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। द मेमोरी अरे कैन बी अरेंज्ड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ डाटा। जो मेमोरी अरे होती है वो यूनिट ऑफ डाटा के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। 64 सेल अरे ऑर्गेनाइज्ड एज 8 × 8 सेल अरे। जो 64 सेल अरे है वो 8 × 8 सेल के अंदर सेल अरे के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसको 8 बिट मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं 64 बिट मेमोरी। तो 64 बिट मेमोरी द 16 × 4 मेमोरी इज यूज्ड एज 16 निब्बल। इसके अंदर 16 निब्बल्स होते हैं मेमोरी के। और एंड 64 × 1 इज नोन एज 64 बिट मेमोरी। 16 × 4 जो है वो 16 निब्बल्स भी, मतलब निब्बल्स एक निब्बल के अंदर 4 होती है ना बिट्स, तो 16 निब्बल्स। और जो मेमोरी होती है वो 6 और 64 × 1, तो इसको कहते हैं 64 बिट मेमोरी। उसके बाद मेमोरी कैपेसिटी एंड द डेंसिटी। तो द कैपेसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ अ मेमोरी आर डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इंप्लीमेंटेड इन अ यूनिट एरिया। जो कैपेसिटी होती है और या डेंसिटी होती है मेमोरी की, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। और जो मेमोरी डेंसिटी ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर पर यूनिट एरिया। जो मेमोरी डेंसिटी है वो नंबर ऑफ बिट्स स्टोर स्पेसिफाई क्या करती है, जो बिट्स स्टोर होते हैं यूनिट एरिया के लिहाज से। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन और मेमोरी ऑपरेशन। जो बेसिक होते हैं मेमोरी के वो कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड करना और डाटा को राइट करना। उसके बाद आता है एड्रेस सिग्नल्स। जो एड्रेस सिग्नल्स होते हैं, एड्रेस ऑफ सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन इन द मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन एक्सेस्ड, मतलब यहाँ पर लोकेशन देना कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है, कहाँ से डाटा आ रहा है जो रीड और राइट करना है। अ सेट ऑफ पैरेलल एड्रेस लाइन। जो पैरेलल एड्रेस लाइन है उसकी जो सेट है उसको हम एड्रेस बस कहते हैं, जो एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करता है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी सिलेक्ट और इनेबल सिग्नल। तो इन अ कंप्यूटर सिस्टम देयर आर मोर देन वन मेमोरी चिप टू स्टोर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन। मतलब हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक चिप ज़रूर होती है जो प्रोग्राम को स्टोर करती है। मेमोरी चिप हैव अ चिप एनेबल और चिप सेलेक्ट। जो एक मेमोरी चिप होती है या तो वो चिप एनेबल होती है या वो चिप सेलेक्ट सिग्नल होती है, विच हैज़ टू बी एक्टिवेटेड बिफोर द मेमोरी टू बी एक्सेस। जो एक्टिवेट होती है मेमोरी को एक्सेस करने से पहले। मेमोरी की 2 टाइप्स होती है, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है उसको हम लिखने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। इसकी लोकेशन जो है वो एक्सेसिबल होती है एट इक्वल टाइम पे ऑल लोकेशन जो होती है। और रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है।
उसके बाद रैम की आगे 2 टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। जो स्टैटिक रैम है वो फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट को स्टोर करती है, ठीक है। जो स्टैटिक रैम होती है उसका ईच सेल कैपेबल होता है बाइनरी 0 और 1 को स्टोर करके, मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप से जो बने होते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं। ये जो है स्टैटिक है, इसकी स्पीड तेज़ होती है, जबकि डायनामिक की स्पीड कम होती है। ये स्टोर 1 करता है जब कैपेसिटर चार्ज होता है, और 0 स्टोर करता है जब वो अनचार्ज होता है। ये सिंगल बिट ऑफ डाटा को स्टोर करता है और ये स्लोअर होता है। उसके बाद आ जाता है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर सिर्फ आप डाटा रीड कर सकते हो। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये परमानेंट डाटा स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद 3x8 डिकोडर आ गया है। 3x8 डिकोडर डिकोड्स a 3-bit एड्रेस टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ 8 लोकेशन कंपेयरिंग ऑफ अ ग्रुप। मतलब 3x8 जो डिकोडर है, इसके अंदर आप 3 बिट के एड्रेस को चूज करते हैं, वो किसी भी सेल के लोकेशन के ऊपर पड़ा हो। मतलब अगर आपने फर्स्ट एड्रेस की लाइन चूज करनी है तो सबसे पहले वो आएगा 00, अगर लास्ट से जाना है तो वो 111 आएगा। उसके बाद लेक्चर 40 आ गया। इसके अंदर है सब डिवीजन ऑफ एसरैम। एसरैम की जो डिवीजन है 2 तरह से हुई, सिंक्रोनियस एसरैम और एसिंक्रोनियस एसरैम, ठीक है। तो एसिंक्रोनियस एसरैम पढ़ लेते हैं। द स्टैटिक मेमोरी डिस्क्राइब्ड इन इज एन एसिंक्रोनियस एसरैम। जो स्टैटिक मेमोरी है उसने एसिंक्रोनियस एसरैम को डिस्क्राइब किया है। द ऑपरेशन ऑफ इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्लॉक सिग्नल। इसके ऑपरेशन क्लॉक सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशन कैरी करता है एसिंक्रोनियसली, ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनियस एसरैम आ गया। इसके अंदर क्लॉक सिग्नल यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या था, क्लॉक सिग्नल यूज नहीं किए जाते थे, इसके अंदर क्लॉक सिग्नल यूज किए जाते हैं, विच इज यूज बाय माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर यूज के लिए यूज करते हैं, और ये रीड और राइट ऑपरेशन करता है फास्टर। उसके बाद ड्रॉबैक ऑफ डी रैम, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। द ड्रॉबैक ऑफ डी रैम इज द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। के जो डी रैम होता है वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से, अनलेस द कैपेसिटर इज पीरियडिकली रिचार्ज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द टर्म ऑफ बाइनरी बिट्स। जो कैपेसिटर है वो रिचार्ज कर लेता है तमाम इंफॉर्मेशन जो कैपेसिटर के अंदर बाइनरी बिट की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग। DRAM chips use address multiplexing to reduce the number of address lines by half। जो DRAM है वो by half कर देती है address multiplexing number of addressing को। The address required to select a memory location is split into row and column। जो address है जो require होता है वो memory को location को split कर देता है row और column address के अंदर। To access a DRAM location for reading or writing of information, द रॉ एड्रेस इज फर्स्ट अप्लाइड इन द। मतलब कि रॉ एड्रेस जो डी रैम को एक्सेस करने के लिए जब हम इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो रॉ वाला जो एड्रेस है वो सबसे पहले कॉल किया जाएगा। इसके बाद आता है लेक्चर 41। इसके अंदर है फास्ट मोड पेज एक्सेस। इन फास्ट मोड पेज एक्सेस ऑल द कॉलम इन द सेम रो आर एदर रीड और राइट। मतलब जो फास्ट पेज मोड है इसके अंदर जो कॉलम है रो के अंदर बेशक वो लिखने के लिए हो या वो लिखे गए हों वो एक्सेस किए जाते हैं पहले। A single row is considered to be page of memory storing data value। जो सिंगल पेज है वो memory storing data value के तौर पे समझा जाता है। फर्स्ट पेज मोड एक्सेस फास्टर, ये फास्टर एक्सेस किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। इन डिस्ट्रीब्यूटेड मोड द रिफ्रेश साइकिल इज इंटरप्रेजेड बिटवीन नॉर्मल एंड राइट साइकिल। इसके अंदर नॉर्मल एंड राइट साइकिल के अंदर रिफ्रेश साइकिल यूज किया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डी रैम। डी रैम्स की 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? फास्ट पेज मोड डी रैम, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डी रैम एंड सिंक्रोनियस डी रैम। टाइप ऑफ रोम्स कितनी है? मास्क रोम, पी रोम, ईपी रोम, यूवी ईपी रोम एंड ईईपी रोम। तो मास्क रोम क्या है? डाटा जो है परमानेंटली स्टोर कर लेता है। पी रोम के अंदर क्या है? प्रोग्रामिंग रोम, प्रोग्रामेबल रोम अलाउ स्टोरेज ऑफ डाटा बाय द यूजर यूजिंग अ पी रोम प्रोग्रामिंग। मतलब पी रोम प्रोग्रामिंग को यूज करके डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये परमानेंट डाटा स्टोर करती है। उसके बाद ईपी रोम आ जाता है, मतलब इरेजरेबल पी रोम। इसके अंदर आप डाटा जो है वो लिखा हुआ है उसको रेज करके रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूवी ईपी रोम। इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के जरिए आप डाटा को रेज करते हैं। ईईपी रोम मतलब जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम होती है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकली डाटा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ईपी रोम की 2 टाइप्स होती हैं जो मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, यूवी ईपी रोम, अल्ट्रा वायलेट ईपी रोम और ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। उसके बाद प्रोग्रामिंग ईपी रोम आ गया है, प्रोग्रामिंग ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी आ गया है। तो प्रोग्रामिंग ईपी रोम के अंदर बस ये इतना खास नहीं है, बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इतना खास नहीं है। फ्लैश मेमोरी आ गया। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ये हाई डेंसिटी की मेमोरी होती है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को एरिया के लिहाज से स्टोर करते हैं। जितनी ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी होगी उतना डाटा आपका स्टोर होगा। ये नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्रोग्रामिंग इसके अंदर रीड किया जाता है, रीड ऑपरेशन, रेज ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग ऑपरेशन होते हैं। 42 फ्लैश मेमोरी अरे आ गया था। फ्लैश मेमोरी अरे इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो फ्लैश मेमोरी की अरे है ये रो और कॉलम के अंदर अरेंज होती है। द रो लाइन इज कनेक्टेड टू द कंट्रोल गेट। जो रो लाइन है वो कंट्रोल गेट्स के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है। कौन कौन सी? फाइफो एंड लाइफो। फाइफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लाइफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ पहले आती है वही पहले जाती है, जबकि लाइफो के अंदर होता है जो चीज़ लास्ट में आती है वो पहले जाती है। इसका जो बेसिक सा डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। इसके अंदर आप फाइफो के अंदर बफरिंग यूज़ करते हैं आप, ठीक है। ये लाइफो का मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि क्या होता है। उसके बाद आ जाता है 43 इसके अंदर है एड्रेस डिकोडर। ऑल मेमोरी चिप हैव द फर्स्ट लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय एड्रेस 0। जब भी हम कोई मेमोरी चिप की लोकेशन जो फर्स्ट होती है आइडेंटिफाई करने के लिए वो 0 होती है और उसका जो नेक्स्ट होता है वो 1 होता है और सक्सेसिव के लिहाज से फिर उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से डाटा अरेंज किया होता है। उसके बाद आ जाता है FPGAs। FPGAs स्टैंड फॉर फील्ड प्रोग्रामिंग गेट अरे, ठीक है। इसके अंदर आप एंड और गेट जो अरे सिंगल एंड ये जो है ये मोर फ्लेक्सिबल होती है PLDs और सिंगल एंड और गेट अरे से। उसके बाद आ जाता है लेक्चर 44। इसके अंदर आ जाता है सिंगल बिट फुल एडर। अ सिंगल बिट फुल एडर कैन बी सिमिलरली इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ मेमोरी को यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जाता है जो 3 स्टोरेज लोकेशन रखता है अपने पास। कौन कौन सी? A, B एंड C इन। और इसके पास 2 आउटपुट्स होते हैं। कौन कौन से? सम एंड C आउट। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं? AD से, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से करते हैं। ये MCQs के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किस कन्वर्टर से होता है? AD कन्वर्टर से होता है। ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल, क्वांटाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है। OP-एम्प मतलब ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है? इसके जो है ना ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हाई वोल्टेज गेन की जाती है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, ये इन्वर्टिंग के लिए यूज़ होता है और कंपैरेटर होता है ये, ठीक है। ये इसका फार्मूला है V out, V in एंड RF RI। और इसके अंदर ये इसकी डायग्राम है। ये नोट गेट यूज़ किया गया और नोट गेट यूज़ किया गया है। ये एक आउटपुट और 2 इनपुट, फर्स्ट इन्वर्टिंग इनपुट माइनस के लिए और नॉन इन्वर्टिंग प्लस को जाहिर करती है, ठीक है। उसके बाद ये डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो द डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज यूज्ड इन डिजिटल वोल्टमीटर। ये डिजिटल वोल्टमीटर के लिए यूज़ करते होता है या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है। ये स्लोअर होता है फ्लैश कन्वर्टर से। उसके बाद आ जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एरर। कौन से एरर होते हैं? मिसिंग कोड, इनकरेक्ट कोड और ऑफसेट कोड, ये इसके एरर होते हैं। उसके बाद जो DA कन्वर्टर है मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स है। कौन कौन सी? बाइनरी वेटेड इनपुट DA कन्वर्टर एंड R/R2 लैडर DA कन्वर्टर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DA कौन कौन सी हैं? इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, लिनियरिटी एंड मोनोटोनिसिटी एंड सेटलिंग टाइम। और ये लास्ट पे मोनोटोनिसिटी की डेफिनेशन है कि इन अ मोनोटोनिसिटी द एनालॉग आउटपुट ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। कि इसके अंदर जो एनालॉग आउटपुट्स होती हैं वो हमेशा इंक्रीज होती हैं या फिर कांस्टेंट रहती हैं एज द डिजिटल इंक्रीज और जो डिजिटल इनपुट होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो हमारा यहाँ पर CS302 की जो इम्पोर्टेंट फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिहाज से चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को नोट्स चाहिए हो ये जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ईमेल अपना सेंड कर दें कमेंट्स के अंदर, तो मैं आप लोगों को वो नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह आप कोई नेक्स्ट सीरीज़ जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसके अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।